तो मैंने कि इनको अभी भी बोला नहीं। तो आप दिल्ली आना होता है क्या आपका? हाँ, कम आते हैं लेकिन आते हैं। हाँ तो फिर आए तो फिर मैं देखता हूँ इसमें क्या छोड़ के या कुछ इस तरह से करते हैं कुछ। देखो, मैं तो बहुत फास्ट काम करता हूँ। जो हम्म। हमारी और आपकी बातचीत हुई है वो भी क्राइम फ्री भारत पे अपलोड हो चुकी है इस समय तक। अरे। हाँ, तो देखो, मेरा तो ये मानना है कि मैं कोई भी बात करता हूँ वो एक ऊर्जा है। उसे हाँ हम उसे हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। बात समझ रहे हैं आप? हाँ हाँ। तो सवाल ये उठता है कि हमें अच्छा भारत कौन देगा? ये राजनेता तो नहीं दे सकते हैं, और हाँ हमें इसी प्रक्रिया में उन्हें डिफीट करना होगा। हाँ हाँ। ये बात आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? नहीं, मैं तो समझ रहा हूँ ये सब चीज। तो हमने वो रणनीति बना ली है कि हम इनको इन्हीं की रणनीति में जो है ना, जो है, परास्त करेंगे। ये करोड़ों रुपए खर्च करेंगे और ये हारेंगे। हम्म। और हमारा व्यक्ति जो है किसी के दरवाजे पे वोट मांगने नहीं जाएगा, और सभी 543 लोग जीतेंगे। कितनी बड़ी बात कह रहा हूं मैं? हाँ हाँ। जो दस्तावेज शायद आपने देख के मुझे फोन किया है, उस हम्म। दस्तावेज में वो रणनीति दी गई है। हम्म। आपने वो दस्तावेज देख के ही शायद फोन किया था ना? नहीं, मैंने वो पोस्ट देख के किया था जिसमें क्या नाम है, आपके बारे में बताया गया था आपके। हाँ, तो वो एकदम आ गई थी मेरे पास अचानक कि वो, अरे मैंने इनको जानता हूँ, मैंने ये पॉलिटिकल पार्टी इन्होंने बनाई है, ये क्या है, इसको मैंने सुधरने की श्रेष्ठ बात है। आत्मनिर्भर भारत हाँ। पार्टी, श्रेष्ठ का एस, आत्मनिर्भर का ए, और हम्म। भारत का बी, तो ये सबकी पार्टी बनाई है। और ये एक अद्भुत पार्टी है जो पार्टी जैसा कोई भी काम नहीं करेगी। हम्म। मैं ही इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मैंने ही इसे बनाया है। और मेरा कृत संकल्प है कि हम पॉलिटिकल पार्टी जैसा कोई भी काम नहीं करेंगे। हम्म। और मेरा ये कृत संकल्प है कि यदि लोग जाग गए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत देने के लिए, तो हम्म। राजनेता और राजनीतिक पार्टियां भारत से विलुप्त हो जाएंगी। आज आप जिनके चक्कर में फंसे हुए हैं, ये हैं कौन हम्म। राजनेता? अधिकांश अपराधी, आपको मालूम है, अभी जो 2024 की पार्लियामेंट गठित हुई है, हम्म। उसमें 543 में से 251 आपराधिक चरित्र के लोग हैं, 46%। हाँ, और एडीआर रिपोर्ट में। हाँ, और इनमें से, और 170 सांसद जो हैं वो जघन्य अपराध के अपराधी हैं। मतलब यू वॉन्ट बिलीव कि वो हत्यारे हैं, लुटेरे हैं, बलात्कारी हैं। हम्म। इनकी जगह जेल में होना चाहिए। ये इस देश के लिए लज्जा और दुर्भाग्य की जगह बात है कि उन्हें हमारे पार्लियामेंट में बैठने का मौका मिल रहा है। क्या सोचते हैं आप? हाँ, ये व्यवस्था बना दी है, पहले नहीं था ऐसा सब कुछ, धीरे 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 तो सब ऐसे ही कर दिया सीधा। नहीं, देखो, श्याम सुंदर जी, हमें ये बात समझना पड़ेगी कि दुष्टता तो आपके साथ शुरू के साथ हुई है। हम्म। ये तो देखिए, शुरुआत इसकी अपन देखें तो जब जो है सुभाष चंद्र बोस को दुष्टतापूर्वक हटाया गया, उन्हें हम्म। चयनित प्रेसिडेंट होने के बाद, प्रेसिडेंट चुने जाने के बावजूद भी काम नहीं करने दिया गया, ये दुष्टता की शुरुआत थी। यदि आप आज सो कॉल्ड स्वाधीन हैं, स्वतंत्र तो नहीं है, स्वाधीन हैं, तो उसके लिए जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी जिम्मेवार नहीं है। आप जो है 1956 में जब एटली कोलकाता आए थे, और हम्म। वहां के गवर्नर मिस्टर चक्रवर्ती ने उनसे बातचीत की थी, जो उन्होंने अपनी किताब में भी लिखी है, उस समय के समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुई है। एटली ने कहा है इस बात को। 1947 में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड क्लेमेंट एटली। एटली। तो जो क्लेमेंट। प्रधानमंत्री था वो बता रहा है कि जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के कारण हमने इस देश को नहीं छोड़ा है। हम्म। हमने इस देश को सुभाष चंद्र बोस के कारण
आजाद हिंद फौज के ट्रायल के कारण जो चारों तरफ बगावती तेवर थे, नेवी की स्ट्राइक हो चुकी थी, 17 बेसेस जो है ना पे कब्जा हो चुका था, भारतीय जवानों ने जो है अंग्रेजों के आदेश मानने से मना कर दिया था, पोस्टल विभाग ने इनके आदेश मानने से मना कर दिया गया था। तब ये हाथ जोड़कर सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू के पास पहुंचे कि भैया तुम तो जल्दी 1946 में ही के हमसे जो है ना आप वो ले लीजिए और 48 छोड़िए, हम तो 47 में ही भाग जाएंगे। लेकिन ये कितने दुष्ट हैं कि इन्होंने माउंटबेटन को ही गवर्नर जनरल बनाया। ये कितने दुष्ट हैं कि इन्होंने आर्टिकल 333 जिसमें 2 एंग्लो इंडियन हमारे पार्लियामेंट में क्यों बैठे। ये कितने दुष्ट हैं कि इन्होंने एक ऐसा संविधान बनाया जिसमें 80% हिस्सा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया, और जो 20% हिस्सा माननीय B.R. आम्बेडकर ने इधर उधर से कबाड़ा, इन दुष्टों ने उसे माना ही नहीं। 55 कानून बना डाले उस 20% के खिलाफ। कितने दुष्ट हैं ये। इन्होंने 1952 में जो पहला चुनाव हुआ था उसमें भी दुष्टों ने बूथ कैप्चरिंग की थी। ये कितने दुष्ट हैं कि अपने ही एक साथी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो पहले कांग्रेस में भी थे और मंत्री भी थे, उन्हें जो है ना छदमता से कांग्रेस वहां बुलाया कश्मीर में और उनकी हत्या कर दी। नहीं, ये दुष्टता नहीं है। जब उनकी मां ने इसकी जांच की मांग की तो इन्होंने मेट्रो का किराया बढ़ा दिया, और मेट्रो चूंकि वहां की लाइफलाइन थी तो सबका ध्यान जो है ना मेट्रो के किराए पे चला गया, जिसे इन्होंने बड़ी आसानी से मान के कम कर दिया, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो है जांच की मांग जो है ना बैकग्राउंड में चली गई। लाल बहादुर शास्त्री के साथ क्या हुआ। और एक विदेशी भूमि में वो मारे गए। 2 खानसामा को रशियन गवर्नमेंट ने शक में जो है ना गिरफ्तार किया, और लाल बहादुर शास्त्री जी की धर्मपत्नी की मांग के बावजूद भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। और हम और आप अपने आप को बड़ा पत्रकार कहते हैं। भैया इन मुद्दों को जो है ना हमने क्यों जो है ना यूं ही बैकग्राउंड में चले जाने दिया। यहाँ पे कोई भी सही किताब आई उसको बैन कर दिया गया, किसी ने उसको चुनौती नहीं दी कि भैया ये क्यों बैन कर रही है, इसमें ऐसी क्या बात लिखी हुई है। 1975 में जब इमरजेंसी लागू होती है तो हम जैसे लाट साहबों का यूज किया है ना श्रीमती गांधी ने कहर हटाने के लिए, तो हम अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं लाए। देयर बी अकाउंटेबिलिटी एक्ट ऑफ द जो ना ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन, जुडिशरी, एवरीबॉडी। जो भी जिम्मेदार पदों पे है, जो भी निर्णय लेगा वो अकाउंटेबल है। यदि गलत निर्णय लेगा तो जेल जाएगा। ये नियम क्यों नहीं है। अरे हम कितने दुष्ट हैं कि हमने 3 नए कानून बनाए, पुराना सेक्शन ए और नया सेक्शन ए। इट इज ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। इन दुष्टों को बिल्कुल लज्जा नहीं आती है। क्या भारतीय जो है दिमाग से पैदल हैं जो अपने लिए 3 अच्छे कानून नहीं लिख सकते हैं। श्याम सुंदर जी बताइए मुझे, हम और आप क्या दिमाग से इतने बौने हैं। जवाब दीजिए आप मेरी बात का। नहीं तो बौने नहीं हैं तो हम उन्हीं पुराने कानूनों को जो अंग्रेजों ने हमें अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, शोषित करने के लिए, कदम कदम पे हीन भावना पैदा करने के लिए और प्रक्रिया में उलझाकर न्याय से वंचित करने के लिए बनाए थे, जिससे हम ब्रिटिश साम्राज्य की तरफ ना देख सकें, वो नियम कानून आपके ऊपर आज क्यों थोपे हुए हैं। क्यों थोपे हुए हैं आप ये बताइए। जो पुलिस है जिसका काम जो है ना संज्ञान लेना है, घटिया कानून के तहत भी वो संज्ञान नहीं लेती, आपको भगा देती है। आज नए कानून में आपने कहा है कि चाहे कहीं का भी मामला हो उसका जो है ना आपको FIR लेना पड़ेगी। ली जा रही है क्या बताइए मुझे। आपने FIR का प्रावधान किया है, पालन हो रहा है। वो तो और ज्यादा कठिन है। नहीं तो मैं यही तो कह रहा हूँ, हम और आप अपने आप को फालतू में बड़े कह रहे हैं। हम और आप दिन भर 24 घंटे अपने चैनल पे कुछ कुछ चलाते रहते हैं, मालूम नहीं हमें बकवास करने में ज्यादा आनंद आता है क्या। हम जो मुद्दे हम कह रहे हैं उन पर चर्चा क्यों नहीं होती है। हमारी फीड तो 36,000 पत्रकारों के पास पहुंच रही है। वो 36,000 पत्रकार क्या नपुंसक हैं। क्या उनमें इतना कर्मठता नहीं है कि मैथन गुप्त की आवाज को जो है ना वो कम से कम बहस का मुद्दा बना दें। 36,000 मतलब कैसे पहुंच रही है पूरे देश में। आपका जो आपका एक ऐप बना हुआ है उसमें 36,000 पत्रकार जुड़े हुए हैं। कौन सा ऐप है। एक पत्रकार का भी ऐप है कोई। 36,000 है उसमें। 36,000 पत्रकार हैं उसमें। क्या आइडिया नहीं उसको।
अरे हमें कह रहे हैं जिनको जो लोग भी उसमें जुड़े हैं 1,000 2,000 डिस्काउंट भी कर दें, आधे भी डिस्काउंट करने तो 18,000 कम होते हैं क्या? ये आपका जितने भी जो है ना बड़े बड़े पत्रकार हैं वो सब हमारे उसमें लिस्ट में, हम उनको पर्सनली भेजते हैं। साले सब शिखंडी हैं। आज का पत्रकार जो है वो संविधान का चतुर्थ स्तंभ नहीं है, वो इस डेमोक्रेसी का चतुर्थ स्तंभ नहीं है, वो पेट पालने वाला गरीब बेकार व्यक्ति है जो अपने बच्चों का पेट पाल रहा है। उसके अंदर नैतिक साहस ही नहीं है। मैं श्याम सुंदर गोयल जी, ये जानते हुए कि आप पत्रकार हैं, मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूं, आप मेरी बात से सहमत हैं या असहमत हैं? रियलिटी जो है वो है, तो कोई तर्क वाली कोई बात ही नहीं है। नहीं तो इस रियलिटी को बदलने के लिए क्या इस देश में एक भी ऐसा पत्रकार नहीं है जो इन मुद्दों को जो है ना बहस का हिस्सा बनाए? मैथिली शरण गुप्त तो कह रहे हैं कि हम अपने 3 मॉडल से भारत सरकार के पास 20 गुना पैसा पहुंचा देंगे और भारत सरकार को अपने देशवासियों से टैक्स नहीं लगेगा। ये छोटा मुद्दा है क्या? मैं ये पूछ रहा हूं, ये छोटा मुद्दा है क्या? मतलब भारत की सरकार को 20 गुना पैसा आ जाएगा और देशवासियों से टैक्स नहीं लेना होगा। और ये दुष्ट सरकार तो इतनी दुष्ट है कि इसने जो है ना इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पॉलिटिकल पार्टी में डोनेशन लेके आया, और ऐसी कंपनियां जिनकी एक्स जो है ना प्रॉफिट है 6x ले लिया है। ये सुप्रीम कोर्ट के सामने आई ये बात। इसका मतलब है कि ये पॉलिटिकल डोनेशन है या एक्सटॉर्शन है, क्या है बताइए मुझे। ये कंपनियां जो है जो एक्स कमा रही हैं, यदि 6x के जो है ना इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड खरीद रही हैं, इसका मतलब है पब्लिक से जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट लिया वो इन दुष्ट पार्टियों को जो है ना दे दिया। और आप कहते हैं कि आप पत्रकार हैं। आपकी चैनल में दम है कि हम जो बात कह रहे हैं उसको लाइव करें? नहीं श्याम सुंदर जी, मैं आपसे, आप अपने चीफ से मेरी बात करा दीजिए। आपका चीफ कौन है? नहीं, हमारा तो सिस्टम अलग ही है। मैंने आपसे जो बात की थी हाँ, वो इस संदर्भ में की थी कि मैं आपको वहाँ से जानता था, ऐसे जर्नलिस्ट के रूप में मैंने आपसे बात नहीं की है। नहीं देखो, मैं बात वो नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हमने पॉलिटिकल पार्टी बनाई, हमने कहा हम कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे। पॉलिटिकल पार्टी क्यों बनाई है? जिससे इसी व्यवस्था के तहत इन राजनेताओं और राजनीतिक पार्टियों को नष्ट कर सकूं। ठीक है, राजनीति के लिए नहीं बनाई है। और हम ये कह रहे हैं कि आप जो है अच्छे भारत का संकल्प जो है का संदेश हमारा जन जन तक पहुंचाने में हमारी मदद करिए। हम तो 9 दिन में चमत्कार कर देंगे। 9 दिन में चमत्कार हो जाएगा। मैं वही तो कह रहा हूँ कि मैंने तो जस्ट एकदम पोस्ट देखी थी जी। पोस्ट देखने के बाद, क्योंकि मैं आपके वो पुराने क्रिएटिव माइंड है उसको जानता था, तो इसलिए मैंने कि इंस्पायर कर रहा हूँ उस समय भी, तो मैंने कि चलो ठीक है क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट के रूप में तो इन सब चीज़ों के बारे में कोई बहस करने का मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि जैसे पुलिस है या पॉलिटिशियन है या कोई है, ये अपने अपने तर्क हैं उनके कि क्या सही है क्या गलत। कोई तर्क नहीं है, कानून में जो लिखा है उसका पालन नहीं करना और तर्क देना। मैं तो ढूंढ रहा हूँ पुलिस का कानून तो बदल देते हैं ना वो। अब आप एक बात बताइए जी, जैसे मान के चलिए सारे नियम है, सारे कानून है, सब कुछ है, सिस्टम है, ठीक है, और ये सिस्टम हम ही लोगों ने बनाया है, चाहे हम IIT किया हो कुछ भी किया हो, लेकिन बनाया तो हम ही लोगों ने, एडॉप्ट हम ही ने किया है, ठीक। अब उसमें जो एक जो लाइन है, आपने नहीं बनाया है, दुष्ट राजनेताओं ने अपने लाभ के लिए बनाया है। ठीक है, तो राजनेता भी हम में से तो निकलते हैं, कहाँ से आते राजनेता? हाँ, हम में से नहीं निकलते हैं। आपको थोड़ी मौका नेता बनेंगे, आप इनके दुष्टों के पुत्र बनेंगे। श्याम सुंदर जी आप नहीं बनेंगे इस देश के मुख्यमंत्री। मैंने मान लिया नहीं बनेंगे, लेकिन है तो इंडियन सिटीजनशिप। इंडियन से क्या होता है? जवाहरलाल नेहरू भी तो इंडियन था, जिसने देश के साथ देशद्रोह किया और मृत्यु उपरंत जो है ना देश का प्रधानमंत्री बना रहा, जिसने दबाव बनाकर आर्टिकल 370 जो है ना रखा, जिसने जो है संविधान, ये बताइए संविधान में देश के प्रधानमंत्री को क्या शक्ति है? मैं देखता हूं देश के प्रधानमंत्री को केवल एक ही शक्ति है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में किसको रखना है ये रिकमेंड कर सकता है। इसके अलावा हमारे देश के प्रधानमंत्री को एक भी शक्ति नहीं दी है। सभी शक्तियां काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कलेक्टिव डिसीजन पे हैं। और हमने मंत्रियों को इस हालत में पहुंचा दिया कि साला उनका जो ना घुग्गी बंधी रहती है,
उनकी औकात है कि वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के सामने मुंह खोल दें, या सोनिया गांधी के सामने या राहुल गांधी के सामने मुंह खोल दें? है इनकी औकात? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन तो यही है ना कि जो भी सुप्रीम वो है, चाहे सीएम कह लो चाहे पीएम कह लो, ठीक, जो भी आपकी नहीं, बॉडीज उसका है, उसके लिए हम जिम्मेवार हैं कि हम जो है इस बात को क्रिटिसाइज नहीं कर पा रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने 1948 में जीतती हुई फौज को बिना अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, बिना होम मिनिस्टर से चर्चा किए ऑल इंडिया रेडियो में किस संवैधानिक शक्ति के तहत उन्होंने युद्ध विराम की घोषणा की? यदि हमने उस समय उनकी भर्त्सना की होती, उस समय रैलियां निकाली होती, तो उसमें तो खून गर्म था ना। उस समय तो जो है ना आजादी का खून गर्म था। आजादी के वो गर्म खून वालों को कुछ समझ में नहीं आया, सब मंत्री बनने के लिए बने रहे। ये बताइए किस किस अधिकार के तहत जो है ना माननीय जवाहरलाल नेहरू ने ऑल इंडिया रेडियो में जाकर युद्ध विराम की घोषणा किस संवैधानिक अधिकार के तहत की? क्योंकि तब तक ये मामला ना तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में चर्चा हुआ, ना होम मिनिस्टर सरदार पटेल से चर्चा की गई। अच्छा, यह कृत्य जो है जवाहरलाल नेहरू का दुष्टतापूर्वक असंवैधानिक कृत्य था। उस समय के लोगों में यदि थोड़ा सा भी जज्बा होता, किसी ने उनको गाइड किया होता, तो जवाहरलाल नेहरू जितने भी दुष्कृत्य किए एक भी नहीं कर पाता। तो हम सब लोग जो है ना भैया कि हम मंत्री बन जाएं, हम तो भैया इन्हीं के पिछले लगे रहेंगे, इन्हीं की आरती करते रहेंगे। आप ये बताइए 55 कानून जो है इन लोगों ने संविधान की व्यवस्था के विपरीत बना दिए। 55 कानून, एक दो नहीं, 55 कानून। और हम और आप अपने आप को जागरूक पत्रकार कहते हैं, हम आप अपने आप को जागरूक नागरिक कहते हैं। हम कहते हैं अरे भाई ये तो राजनीति है। अरे दुष्ट लोगों, राजनीति ही तो तुम्हारे ऊपर कानून बना के थोप रही है। यही राजनीति तो जो है ना ईडी और सीबीआई को आपके पीछे छोड़ रही है। तो मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ कि ये जो मुझे लगता है वो ये है कि जो एक कानून, जो एक प्रावधान है कि पीएम और पीएम, ये दो पोस्ट ऐसी हैं जिनके बारे में ये है कि ये जो कह देंगे टैक्स से कानून उसके हिसाब से बन जाए, मतलब सारे नियमों को शिथिल करते हुए ये कहा गया, ये जो लाइन है ना, सारे नियमों को शिथिल करते हुए ऐसा कर दिया जाएगा, ये संविधान में कहीं नहीं लिखा है। लेकिन ये शुद्ध चाटुकार लोगों को अपने लाभ की ये उनका अपना सिद्धांत बना लिया है कि भैया इसी में हमारा लाभ है, हम इनके नाम की बाजा जो ना माला जपेंगे तो विधायक बन जाएंगे, सांसद बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे। कुत्ते को जैसे रोटी मिलती है ऐसे ही हमको कोई टुकड़ा मिल जाएगा। ये साले हमारी औकात। वो एग्जिस्टेंस जो चीज है अभी जिसके माध्यम से सारी चीज हो रही है, मतलब आपको सीएम और पीएम को जब इतना पावर है कि वो सारे रूल्स और रेगुलेशन होगा तो रूल्स और रेगुलेशन बचेगा। नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जो 24 घंटे चलने वाली इतनी चैनल हैं, इनमें से किसी को भी कोई भी मुद्दा नहीं दिखता है। मैथिली संघ चिल्ला के कह रहे हैं 11,000 पोस्ट है, उन्हीं को मुद्दा बना दें। और हम तो कह रहे हैं हम इस देश को बदल देंगे। हम तो कह रहे हैं हम अपने ही 3 मॉडल से भारत सरकार को 20 गुना ज्यादा पैसा देंगे। भारत के किसी नागरिक को टैक्स नहीं देना होगा, ना इनकम टैक्स होगा, ना जो है ना कारपोरेट टैक्स होगा, ना सेंट्रल जीएसटी होगी, ना स्टेट जीएसटी होगी। और इतना छोड़ो, आज जो है ना मध्य प्रदेश अकेले में 18,000 किसानों ने, पुराने आंकड़े हैं 2018 के, 18,000 किसानों ने जो है आत्महत्याएं की हैं। तो हम तो कह रहे हैं कि हम एक हर भारतीय को एक कल्पवृक्ष अकाउंट दे देंगे जो उसके ही अकाउंट की शैडो होगी, उसे जब भी धन की जरूरत होगी बिना किसी आवेदन के, बिना किसी अनुमोदन के मिल जाएगा। हम आपको कर्ज मुक्त भारत दे देंगे। इस पे बहस तो करो भाई साहब, कम से कम कुछ नहीं तो भ्रम फैलाने के लिए मैथिली शरण गुप्त की भर्त्सना नहीं कर दो यार कि आप तो डीजी रहे हैं, 7 साल तक डीजी के पद पे रहे हैं, आपने बड़े बड़े काम किए हैं। अब ये 60 साल के बाद क्या आप सठिया गए हैं क्या? अरे ऐसा नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि यदि आपको लगता है कि मैं गलत हूं तो मेरी ही भर्त्सना करो ना, कुछ तो करो ना। और हम तो कह रहे हैं माननीय मैथिली शरण गुप्त जी जो लिख के गए हैं उनकी वो कविता पढ़ के सुन लेते हैं जरा। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ नाम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। राइट। तो माननीय मैथिली शरण गुप्त जी ने इतनी अच्छी कविता लिखी है, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो,
यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिससे यह व्यर्थ ना हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। समलो की सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर हैं अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ, फिर जा सकता है सत्य कहाँ। तुम स्वत सुधा रस पान करो, उठ के अमृत विधान करो। रूप रहो भव कानन को, नर हो न निराश करो मन को। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे। मरणोत्तर गुंजित गान रहे, सब जाए अभी परमान रहे। कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को। नर हो न निराश करो मन। श्याम सुंदर जी, कितनी अच्छी बात लिखी मैथिली शरण गुप्त जी ने। बिल्कुल। बताइए आप, अच्छी बात लिखी कि नहीं लिखी? हाँ हाँ, बातें तो अच्छी होती है, जब एग्जीक्यूशन पे आती है तब खराब हो जाता है सब कुछ मामला। आपने यदि अकाउंटेबिलिटी एक्ट लाता ना, तो एग्जीक्यूशन गलत करने वाले जो है, या तो वो जेल में होते या गलत करने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन नहीं आ पाए ना। तो अब हमने आपको मौका दे दिया है ना कि अच्छे भारत का संकल्प लो, बाकी मैथिली शरण गुप्त कर देंगे। बस आपको जो है अपने बच्चों को, खुद को, अपने रिलेटिव को, अपने जो है मित्रों को, अपने पड़ोसियों को, जिन लोगों से भी आप जुड़े हैं, उनको अच्छे भारत का संकल्प दिलाना है। और वो लें तो ठीक है, नहीं है नहीं तो आप कहो कि ये सामने मेरे इतने लोग खड़े हुए हैं, इनमें से किसी को अच्छा भारत नहीं चाहिए, लेकिन मुझे मैथिली शरण गुप्त का अच्छा भारत चाहिए, मैं संकल्प लेता हूँ। और जो लोग नहीं शपथ ले रहे हैं, उनका दिखा दो कि ये दुष्ट हैं, इन्हें अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत नहीं चाहिए, इनको इसी दुष्ट व्यवस्था में जूते लाते खाना मंजूर है। उन्हें जो उनका सिर फटा होगा, पुलिस गाली देके भगा देगी, उन्हें मंजूर है। राजनीतिक दबाव में, पैसे के दबाव में झूठे मुकदमे कायम करके, एफआईआर को तायद करते हुए झूठे बयान करके तुमको जेल में भेज दिया जाएगा। ये दुष्ट जुडिशरी आपको जमानत नहीं देगी, आप सालों साल जेल में सड़ेंगे। अभी उत्तर प्रदेश का एक मामला है, 103 साल का बेचारा बुजुर्ग 43 साल जेल में काट के बाइज्जत बरी हुआ है। अब वो उस इज्जत का करे क्या, ये बताओ मुझे। आपने सुना होगा ना उत्तर प्रदेश में 130। वो बाइज्जत बरी हुई करेगा क्या? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि वो तो इज्जत का क्या करे बेचारे का। 103 साल का हो गया है, वो जेल में कुछ जी भी लिया इतना। वो जो है ना, थोड़ा सा अच्छा जीवन था उसका, बेचारा इतना कष्ट सहने के बाद भी जिंदा रहा। 103 साल की उम्र में उसको जो है बाइज्जत बरी किया गया है, वो 43 साल जेल में रहा है। ऐसी है हमारी दुष्ट न्याय व्यवस्था। ये चीज आप बताओ मुझे, 3 दिन में, 7 दिन में न्याय क्यों नहीं मिल सकता है? मैथिली शरण गुप्त तो कह रहे हैं कि अधिकतम 30 दिन में आपको बिना कोर्ट कचहरी जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से हम न्याय देंगे। तो श्याम सुंदर जी, मेरे एक साथी ने मुझसे कहा कि सर, मुझे मालूम है कि आपने 13 डिग्रियां की हैं, मुझे मालूम है कि आपने जो है 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की हैं, आपको 3 अवार्ड मिले हैं, 13 मेडल मिले हैं, आपने 32 जो है आईआईटीज और टेक्निकल इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी से साथ एमओयू करके हजारों बच्चों को जो है ना ट्रेनिंग देकर टेक्नोलॉजी डेवलप कराई है। तो ये बात तो मुझे समझ में आती है कि आप जो है डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम से हमें 30 दिन में जजमेंट दिला देंगे, लेकिन आप न्याय कैसे दिलाएंगे जब मैं कोर्ट में देखता हूं कि मेरी आंखों के सामने वो मुंशी जो है ना सबके सामने घूस खा रहा है। ऐसे जजेस से, ऐसी न्यायिक व्यवस्था से आप हमें कैसे न्याय दिलाएंगे? तो मैंने जो उसको जवाब दिया श्याम सुंदर जी, वो आपको दूं क्या? तो मैंने उसको कहा कि मैं सिर्फ 3 सुझाव करूंगा, और 1 मिनट के लिए मान लेता हूं कि तू ही जो है ना सुप्रीम कोर्ट का जज है, फिर मुझे बताना तू न्याय करेगा कि नहीं करेगा, तू बताना, बाकी लोगों को छोड़ो, ठीक है ना? तो बोले साहब कैसे बात करते हैं आप तू तड़क करके? मैंने कहा देखो यार, ऐसे मुद्दों में तू तड़क करके ही बात करना चाहिए, क्योंकि हम चुनौती दे रहे हैं, ठीक है ना? अच्छा, बोले साहब ये बताओ, चलो करोगे क्या? मैंने कहा मैं 3 सरल उपाय करूंगा। नंबर 1, कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट को रिपील करूंगा। नंबर 2, एक की जगह 2 अपील कर दूंगा, अपील अगेंस्ट द जजमेंट और अपील अगेंस्ट द जज। जो दूसरी नई अपील है, अपील अगेंस्ट द जज, ये बड़ी बेहतरीन अपील है। इसमें हम सीधा आरोप लगा सकेंगे जज के विरुद्ध, देखो ये साक्ष्य हैं, इन जज महोदय के द्वारा इन साक्ष्यों को नजरअंदाज करके जानबूझ के गलत निर्णय दिया है। तो जज महोदय को स्वयं कटघरे में आके अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा।
और यदि वो जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाए तो वो डी पैनल हो जाएंगे। डी पैनल का मतलब है वो जज नहीं रहेंगे, राइट। फिर उन्हें मुझे लाखों का हर्जाना देना पड़ेगा, और यदि हमने कोई आपराधिक सांठगांठ उसमें पकड़ ली तो जज महोदय जेल और चले जाएंगे। अब मैंने उनसे कहा, अपने भाई साहब से, मैंने कहा भाई साहब आप ये बताइए, आपको मेरे लहजे में कुछ तनखी दिख रही थी, अब मुझे ये बताओ कि मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप न्याय करोगे या अन्याय करोगे। बोले नहीं नहीं सर, यदि ऐसी व्यवस्था हो जाएगी फिर तो न्याय ही करना पड़ेगा, नहीं तो हम जेल चले जाएंगे। तो मैंने कहा इसमें कुछ कठिनाई है क्या? बोले हाँ साहब कठिनाई है, एक नियम कानून ही नहीं बनाएंगे। तो मैंने कहा मैंने उसका भी सरल उपाय बना दिया है कि दीपक जलाओ अच्छे भारत के संकल्प का, 9 दिन में 100 करोड़ हो जाओ, ना राजनेता रहेंगे ना राजनीतिक पार्टी रहेंगी, आपको अपराध मुक्त भारत भी मिल जाएगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत भी मिल जाएगा, टैक्स मुक्त भारत भी मिल जाएगा, कर्ज मुक्त भारत भी मिल जाएगा। आप किस सोच में पड़े हुए हो? तो इतनी वार्तालाप सुन के श्याम सुंदर जी आपको कैसा लगा ये बताइए। मुझे तो इस मामले में देखो, आप जो कह रहे हो वो आप कर सकते हो, करा भी सकते हो जी, लेकिन कहते नहीं, हर कोई व्यक्ति मतलब भारत के अंदर इतनी डाइवर्सिटी है कि मतलब वो एक अलग अलग वर्गों के जीरे लोग, उनको इतनी नॉलेज और वो सब चीजें नहीं है, ना ही वो उसको गेन कर सकते। देखो श्याम सुंदर जी, हम उनको नॉलेज नहीं बढ़ाएंगे। तो उनके लिए जो राजनीतिक व्यवस्था है तो उन सबके लिए भी है। नहीं, आप बातें नहीं समझ रहे हो। हम क्या कह रहे हैं, हम भारत के हर नागरिक से कह रहे हैं कि तुम दुर्जन हो बने रहो, तुम दुष्ट हो बने रहो, तुम अपराधी है बने रहो, तुम किसी पार्टी के किसी संस्था के, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे जो है ना सामाजिक हो, चाहे व्यवसायिक हो, आप उसके अंधभक्त हो बने रहो। हम आपका ना सोच बदलेंगे, ना क्रिया बला बदलेंगे, ना कुछ बदलेंगे भैया। हम, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप जहां पर भी पहुंचे हो, या तो आपको सामाजिक व्यवस्था ने कॉर्नर करके वहां पहुंचाया है, और या आपको वहां पर कुछ अवसर दिखा है अपने लाभ का। हम जो है आपकी इकोसिस्टम बदल देंगे, ना तो आपको अवसर दिखेगा और ना ही आपको कोई मजबूरी बचेगी। तो मुझे तो विश्वास है कि कोई व्यक्ति दुष्ट अपराधी रहेगा ही नहीं। हाँ, अगर ये व्यवस्था हो जाती है तो करेगा, ऐसी चक्कर में तो करते हैं सारे लोग। तो श्याम सुंदर जी, क्या मैं इतनी वार्तालाप से ये मानूं कि कम से कम मैंने श्याम सुंदर जी का दिल जीत लिया है? नहीं, मैं तो देखिए, आपको शायद ध्यान होगा जी, जब जब मैं डिजी स्टार दैनिक भास्कर में था जी, तो एक महिला को पुलिस ने फंसाया था, और फंसाने के बाद उस पे मतलब जो केस किसी और के उसमें था, हत्या का चार्ज किसी और पे लगा था 307, लेकिन जब वो उसकी डेथ हो गई उसके पति की, तो 302 का केस उसकी पत्नी पे लग गया। और पत्नी इतनी गरीब, कहाँ रहती, कुछ नहीं, 2 पतियों का था। तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो फिर मेरे का इंस्टिंक्ट जागा, फिर मैं उसके घर तलाश में पहुंचा, फिर वो जेल पहुंचा दिया था उसको, फिर जेल पहुंचा के जेल से मिल के आया उसको, फिर उसने बताया कि वो 7 पुलिस वाले थे उस समय, तो उन्होंने उनको बहुत मतलब फिजिकली असॉल्ट करके, तो मुझे ये कहना पड़ा कि हाँ मैंने ही अपने पति का कत्ल किया। तो उसके बाद वो केस, बाकी सारे दैनिक भास्कर वगैरह सारे अखबारों के अंदर ये था कि पत्नी ही निकली कातिल, जबकि मेरी पुत्री की मजबूर किया गया, और पूरे एविडेंस के साथ, पूरे उसके साथ मैंने किया। उस कटिंग को देखा एक एनजीओ वाले ने, उस एनजीओ वाले ने उसका केस फाइल किया। अब मुझे नहीं पता क्या चल रहा बैकग्राउंड में, कि उसको मैंने जो एविडेंस दिए थे, और अंशुमन जी थी ना उस समय एसपी साउथ, हाँ, ध्यान है, अंशुमन जी से मिलने गया था, तो बोलते श्याम तुम मेहनत तो बहुत कर रहे हो, लेकिन हमने एविडेंस ऐसे बनाए हैं कि मतलब उसको कम से कम उम्र के देगी उस लेडी को। अब देखिए, अंशुमन ने भी बात ये कही, मैंने एविडेंस बनाए हैं, इसका मतलब है उन्होंने एविडेंस फैब्रिकेट किए हैं। हाँ, तो मतलब उनको इतने उन्होंने बोले कि वो करके नीचे, तो मैंने कि सर आप भी यही हैं और मैं भी यही हूँ, ठीक है, आप इसको सजा नहीं दिलवा पाएंगे चाहे आप कितने भी एविडेंस बने हो, वो सत्य मुझे पता है। तो वो चीज कहीं ना कहीं रिवील चीजें होंगी। बोले देखते हैं, कर लो प्रयास। तो मैंने कहा ठीक है सर। 6 महीने बाद मुझे कॉल आया कि उस
जो लेडी थी उसको बरी कर दिया गया 6 महीने के अंदर। ओके। और वो एनजीओ ने पूरा वो करा, और वो उस वक्त जो भोपाल कोर्ट था उसने अप्रिशिएट किया था कि हाँ जर्नलिस्ट वो तो ऐसे ही हो कि मतलब जिसमें कोई लाभ नहीं, हानि नहीं, मतलब चीजें करके मतलब उसकी तो जान चली गई थी, उसका तो हाँ परिवार आता नहीं कोई भी, तो वो नहीं हो पाता। हाँ हाँ तो फिर वो करके उन्होंने वो किया। लेकिन उसका उसका ऐसे ही मेरे कई दुश्मन बनते चले गए इस मामले में, क्योंकि हम्म, फेयर फेयर के मामले में तो मुझे हम्म, दैनिक भास्कर से निकाल दिया गया। अब बताओ, जॉब छोड़ के सफर में दिल्ली आया, तो आप ओके। ऐसे में आप क्या करोगे बताओ? आप अगर ठीक आप कह रहे हैं। सच्ची आपकी सच, आपने आपने चीजें सच्ची ऊपर करी, और सच्ची ऊपर भी अगर क्या नाम है, अगर आपको बाद में एक समय में आके आपको अगर सिस्टम से अलग कर दिया जाएगा, तब तो सर्वाइवल किसको होगा? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये व्यवस्था इतनी दुष्ट है कि आपके पेट पर लात मारती है ठीक? और अपनी दुष्टता जारी रखती है। हाँ, उसका क्या सॉल्यूशन है? उसका सॉल्यूशन अच्छे भारत का संकल्प। नहीं, संकल्प तो ले लोगे, लेकिन मैं कह नहीं, रहा हूँ बाकी जब काम आप तो मुझे सिस्टम, करना है ना, आपको थोड़ी करना है। अरे मैं समझ गया, चलो मेरी बात नहीं है ऐसी ऐसी, चलो मैं अभी आपको 10-15 डॉक्यूमेंट दूंगा, आप उन्हें पढ़ने के बाद कहना कि आप कुछ नहीं करेंगे और आपको महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा। मैंने कहा केवल ना कि केवल अच्छे भारत का संकल्प लेना है, अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को, मित्रों और पड़ोसी और उनको जोड़कर ये बात दोहराना है, सुनना है। यदि वो चाहें तो उनको भी संकल्प दिलाना है, यदि वो ना चाहें तो चिंता मत करिए, अपने आप जो है ना संकल्प जो है ना 100 करोड़ लोगों तक पहुंच जाएगा, ये देश बदल जाएगा। देश तो बदलेगी, और देश को अपने पास अपने परिवर्तन हो ही रहा है, लेकिन मैं मेरे नहीं नहीं, यही ऐसा था। परिवर्तन नहीं, ये जो है ना 5 मौलिक अधिकार वाला, जिसमें आपको रोजगार का, और वो भी पोटेंशियल का रोजगार का मौलिक अधिकार मिल जाएगा, जिसमें आपको लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नहीं मिलेगी, आपको जो है अपने आपके पोटेंशियल के रियलाइज करने की शिक्षा, वो भी सरल टुकड़ों में बांटकर आपको माइलस्टोन के हिसाब से केवल शिक्षा नहीं दी जाएगी, संस्कार दिए जाएंगे, शिक्षा दी जाएगी, स्किल सेट दिया जाएगा, और टेक्नोलॉजिकल एनेबलिंग देकर सतत अभ्यास करके सेक्टर सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दिया जाएगा। और आपको जो है कोई कार्रवाई नहीं करना होगी, और सिर्फ इतना करने के साथ ही जो है ना आपको आपके पोटेंशियल का रोजगार, आपको उसको लेके जो है ना कहीं बाजार में नहीं जाना होगा, आपको राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगा दिया जाएगा। और गरीब व्यक्ति को, जिसके खीसे में पैसा नहीं है, उसको एक शैडो कलब्रिज अकाउंट दिया गया है, तो वो कलब्रिज अकाउंट बिना आवेदन पत्र के, बिना किसी अनुमोदन के अपने आप आपको जो है वो वो जो है आपको पैसा देगा। और जब आपका राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में पैसा आएगा तो अपने आप कट जाएगा। मतलब वो भी फ्री भी नहीं है, वो भी भारत सरकार के खजाने से नहीं लग रहा है। ठीक है, वो तो तो मैं चाहूंगा कि आप जो है उनको दस्तावेजों को पढ़िए, और जब आप तैयार हों तो आप मेरी चैनल पे आइए, क्योंकि आपकी चैनल शायद हो सकता है पब्लिश करे चाहे ना करे। मैथिली नहीं संघ की करेगा। अपनी चैनल भी है ना, क्राइम फ्री भारत मिशन चैनल। इन सब चीजों के लिए वो अलग ही सिस्टम है, तो अब नहीं है तो नहीं है, तो मानने चाहिए। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ मेरे पास उसके लिए भी चैनल है ना। मैं आपको लाइव लेकर, आप वहां रहेंगे, हम यहाँ रहेंगे, हम लाइव चर्चा कर पाएंगे, जो जो लाइव रिले होगी पूरे दुनिया में। मैथिली शरण ठीक गुप्त है। का जो है ना, ना जवान बंधी हुई है, ना हाथ बंधे हुए हैं, ना सोच बदी हुई है। और मन में जो है परिवर्तन करने की ठानी है। और आपको ये तो मालूम है कि विभाग में रहते हुए भी मैथिली शरण गुप्त ने वही किया जो उचित माना। हाँ, पता है ना मुझे आपके बारे में। आप बताइए कि और कोई आपको ऐसे ब्यूरोक्रेट बहुत कम मिलेंगे जो कहेंगे कि उनके पूरी सेवा काल में किसी नेता ने इंटरफेरेंस करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। हाँ, पता है मुझे। बहुत तो बहुत डरते थे आपसे, बोले यार उनसे उनसे बात मत करो। उनसे हाँ। क्यों भैया, उनके कोई बड़े बड़े सीन लगे हुए हैं क्या, क्यों नहीं करो बात है? तो वही वही बाकी चीजें है, तो मतलब ठीक है ना, नॉलेजेबल व्यक्ति और जो अपने उसको हो, तो उससे कौन वो करेगा फिर भाई, इतने टैलेंट आने के लिए तो समय लगता है ना। हाँ 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 हाँ, व्यक्ति के पास ज्ञान भी हो, तथ्य भी हाँ, हो, स्ट्रेटेजी भी हो, टेक्नोलॉजी भी हो, और परिवर्तन और लाने लेकर की क्षमता भी हो। नहीं कर पाएगा ना आदमी।
वो उसमें उनसे उनसे दूर भाग जाएगा, बोले छोड़ो यार। हाँ, अधिकांश लोग तो यही सोचते हैं, छोड़ो यार, कहाँ चक्कर में फंसना है यार। हाँ, चक्कर में पड़ रहे हैं भाई की हाँ। लॉजिकल। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि उसे ये भी लगता है कि उसे कहीं भी झूठा मूठा फंसा दिया जाएगा। हाँ, ये भी होता, इसीलिए यही तो चक्कर चल रहा है कि अगर आपको एक क्या बार लगता है कि आसाराम बापू को फंसाया नहीं गया? बिल्कुल फंसाया गया, वो क्यों नहीं हुआ होगा, जब वो सही तो उसमें अब क्या ही बताएं अब। सर फोन हैंग हो गया, हम तो यार सब देखते रहते हैं दिन भर। जी जी जी। क्या है, क्या क्या सत्य है, क्या झूठ है, जो बता दो वो भी सत्य है कोई। मैं यही तो कह रहा हूँ, जो सत्य बताया जा रहा है वो हो सकता है सत्य ना हो। नहीं, सत्य तो है लेकिन परसेप्शन कैसा है, ये बात है ना। सत्य तो हर चीज है, तभी तो आप दिखा रहे हो। झूठ थोड़ी ना है, लेकिन झूठ का परसेप्शन क्या है, उसका दिखाने का परसेप्शन क्या है, बात तो इसमें निर्भर है ना सारी चीजें। हाँ, ठीक बात है, ठीक बात है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक हर कह रहे चीज सत्य है, झूठ तो कुछ दिखाई नहीं पाएगा ना, लेकिन वो किस रूप में प्रेजेंट हो रहा है, बस बात उसकी है। हैं। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। अगर मैं कहूँ कि वो प्रधानमंत्री मर गए, झूठ है, छाप दो, ये कोई नहीं कर पाएगा ये चीज तो। ठीक है, हम्म। तो उसमें भी सत्यता होनी चाहिए, तो उसको डिले और वैसे करके कर सकते हो बस, लेकिन सत्य तो हर चीज होती है, जो भी उसमें पब्लिश होती है सब सत्य होता है। बहुत सही बात कही। हाँ, तो श्याम सुंदर जी, हम लोग जुड़े रहेंगे, और ठीक है। मैं ये मानूं कि मैंने श्याम सुंदर जी का दिल जीत लिया है, कम से कम वो तो हमारे साथ खड़े हैं। नहीं, मैं तो कहता रहा हूँ कि मैं फ्री ऑफ ये सब चीजों को बहुत मतलब मुझे मतलब प्रभावित करती है वो न्यूट्रलिटी कि जी मतलब जी। जिसके अंदर फैक्ट हो, सत्य हो, और उसमें वो मेरे लिए हुए। लेकिन वो हम एक ऐसे सिस्टम में है कि हमको दूसरी चीजें भी अडॉप्ट करनी पड़ती हैं, तो वो बोल नहीं पाते सार्वजनिक रूप से बस। जैसे आप जब कोई डिपार्टमेंट में रहता है ना, पुलिस में या किसी में भी, तो उनकी एक वो रहती है, मर्यादा रहती है कि भैया वो जानते सब कुछ है, लेकिन उस समय नहीं कह सकते। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह है रहे हैं। ना, हर डिपार्टमेंट के अंदर अपने अपने सेगमेंट में क्या क्या चीजें नहीं होती, लेकिन वो उस कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे रहते हैं जिसके जो सर्विस दे रही होती है, कि भाई आपको करना है तो फिर आप क्रांति मचाइए और जाइए यहाँ से, आपको जो करना है कीजिए, आपको जैसे चिल्लाना चिल्लाइए, फिर वो उसमें आ जाओ आप। नहीं, चिल्लाना नहीं है, परिवर्तन लाना है, वो भी इसी व्यवस्था के तहत, वो भी इन सभी नहीं, राजनेता और राजनीतिक पार्टियों को हराते हुए। हाँ और वो तो हो ही विडंबना जाएगा तो ना। ये होगी कि करोड़ों रुपए खर्च करेंगे और हमारा व्यक्ति किसी के दरवाजे पे वोट मांगने नहीं जाएगा, और इनके सभी 543 के 43 राजनेता पराजित हो जाएंगे। मैं तो इतनी पावरफुल स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूँ। ये करोड़ों ठीक है, खर्च करेंगे और हम एक पैसा खर्च नहीं करेंगे। मैं आता हूँ, मिलता हूँ आपको। घर बिल्कुल एकदम साइंटिफिक तरीके से बना हुआ है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल वही है, वही है। हाँ, तो मैंने तो नहीं सुना था मैंने कि आज जाऊंगा, बोले बोले चलना कभी, तो मैंने मैं ठीक है आपको बिल्कुल। लोकेशन भेज देता हूँ, यदि आप मैं भोपाल आता हूँ तो आपसे मिलता हूँ। जरूर जरूर। चलिए, जय हिंद, है ना। जय भारत, और वंदे मातरम, जय गुरुदेव, जय जय बल्लभ, गुरुदेव, जय दिल्ली गुरुदेव। आए तो बता दीजिए आप। जरूर जरूर जरूर। ठीक, ओके। ओके, नमस्कार।